Assalamualaikum, I'm Dr. Raj Verma. I'm a consultant gynecologist at Salman Surgical and Neuro Center. आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि नॉर्मल डिलीवरीज आजकल क्यों कम हो रही हैं और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में हम पहले ही दिन पे बात क्यों नहीं करते। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि लेटर ऑन आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देख सकें। तो हमारे पास जब एक पेशेंट प्रेग्नेंट होकर आती हैं तो बाज़ वक़्त मरीज़ हमसे पहले ही महीने में ये सवाल कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, या डॉक्टर साहब आपने पूरी कोशिश करनी है कि मेरा केस नॉर्मल ही हो। तो ये वो सवाल है जिसका हम आपको तब तक जवाब नहीं दे सकते जब तक आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो नहीं जाती। नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट बेबी पे हमेशा एक ट्रायल ऑफ लेबर होता है। आपका थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम देख रहे होते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हम ये डिसीजंस ले रहे होते हैं कि हमने इस प्रेगनेंसी को कब तक प्रोलॉन्ग करना है और क्या ये नॉर्मल डिलीवर हो जाएंगी या हमने इनको ट्रायल नहीं देना या हमने इनको ट्रायल देना है। आजकल जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन हैं जो हमें प्रेगनेंसी को लेके चलने में मुश्किलात में डालती हैं दैट आर द मेडिकल डिसऑर्डर्स। हमारी हर दूसरी तीसरी औरत डायबिटिक हो जाती हैं। जब भी आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो रही होती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना इट्सेल्फ एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी हो तो उसमें आपके बच्चे जो होते हैं वो गुड साइज़ हो रहे होते हैं, और हम इन प्रेगनेंसीज़ को 40 वीक्स तक प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। इनको हमें 37-38 वीक्स कंप्लीट करके अकॉर्डिंग टू योर ब्लड शुगर लेवल्स बच्चों को डिलीवर करना होता है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर के अपने कुछ रिस्क होते हैं। तो लोगों को जब हम नॉर्मली इंडक्शन ऑफर कर रहे होते हैं तो पेशेंट्स या फैमिलीज़ खुद ही इंडक्शन ऑफ लेबर को लेकर रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीशियस प्रेगनेंसीज़ हैं, मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें आपका ट्रायल ऑफ लेबर देना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, आपका खून की कमी, बच्चों के ग्रोथ के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। हमारी ख़वातीन के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो चाइल्ड बेयरिंग एज है वो लोगों ने खुद शादियाँ लेट हो रही हैं लड़कियों की, तो वो ज़्यादा आगे चली गई हैं। जो नॉर्मली पहले फैमिलीज़ लोगों की 20-21 साल में स्टार्ट हो रही होती थी, अब लड़कियों की शादियाँ ही 28-29 साल के बाद हो रही होती हैं और उनकी फैमिली स्टार्ट ही 32-33 साल पे हो रही होती हैं। तो जैसे आपकी एज मोर देन 30-32 होती है तो आपकी बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपके लिए ओपन हो जाते हैं कि उसमें आप बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज, शुगर के, बीपी के एंड ऑल दैट के जो आपके प्रेगनेंसी के जर्नी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो पेशेंट की अपनी विल पावर है कि वो उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है कि ये हमारी प्रेगनेंसीज में जब कोई इशू होता है या इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। वेट लड़कियों के बहुत ज़्यादा होते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो रही होती हैं, प्रेगनेंसी में वॉक नहीं कर रहे होते। उसके अलावा आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सीडेंट्री हो चुका है, तो उसमें आखिरी 5 या 10 दिन की वॉक जो होती है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल स्मूथ हो। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की एक भरपूर एफर्ट करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपकी प्रेगनेंसी का लो रिस्क होना ज़रूरी है। कोई ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर ना हो जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर रहा है, बच्चे की ग्रोथ के कोई प्रॉब्लम्स ना हो, पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा ना हो, पेशेंट एक्टिव हो, वो पूरी प्रेगनेंसी में वॉक करती रही हो। उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर में कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, योगास होते हैं जो एंटीनेटल आप कर सकते हैं, जो आपकी पेल्विस को रिलैक्स करने में, आपकी बोन को रिलैक्स करने में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो हम ये सब चीज़ें होती हैं जो साथ साथ ऐड कर रहे होते हैं, हम अपने पेशेंट्स को बता रहे होते हैं टू इंक्रीज द चांस ऑफ नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी। सो समरी ये है कि ऐसी कोई साइंस नहीं है जो हमें आपके हमल के पहले महीने में बता सके कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे अगर हम आपको ट्रायल दे भी रहे होते हैं तो आपका ट्रायल इन द एंड ट्रायल ही होता है कि वो जब तक सक्सेसफुल नहीं होता तो आप उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली कि हाँ ये कामयाबी से डिलीवर हो जाएगी, क्योंकि समटाइम बहुत अच्छी फाइंडिंग्स होती हैं जब हम ट्रायल दे रहे होते हैं तो खुदा न खास्ता बच्चे की हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाती है या लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रही होती, 4-5 सेंटीमीटर तक गई है और उसके बाद आगे वो प्रोग्रेस नहीं कर रही। हमने अपने इर्द गिर्द के सर्कमस्टेंसेस को देखना होता है कि हमारे पास
रिसोर्सेज क्या हैं। अगर हम एक बच्चे को एक स्ट्रेस में भी प्रोलॉन्ग कर रहे हैं लेबर को, तो क्या जब वो बच्चा डिलीवर होगा हमारे इर्द गिर्द इस तरह की वेल इक्विप्ड नर्सरीज मौजूद हैं, पीडियाट्रिक कवर्स हमारे पास इस तरह के हैं जिस शहर में हम बैठे हैं, जिस हॉस्पिटल में हम बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं, कि अगर ऐसी नर्सरीज हैं कि जो अगर एक खुदा न खास्ता हाइपॉक्सिक बच्चा डिलीवर भी हो रहा है, क्या वो उस बच्चे को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। बाज़ बच्चे ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ लेबर अपना मिकोनियम पास कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे ने पॉटी कर दी है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके ट्रायल ऑफ लेबर्स को डिस्करेज कर रही होती हैं। सो हमेशा वेट एंड वॉच का फार्मूला होता है, और वो भी उस केस में जब आपका एक लो रिस्क केस होता है और सब कुछ ठीक चल रहा है, ग्रोथ, पानी, बीपी, शुगर सब नॉर्मल है, पहला बच्चा है, पेशेंट एक्टिव है, तो भी हम कहते हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच। तो हमेशा अपने लिए दुआ करते रहना चाहिए कि आउटकम आपका माँ और बच्चा दोनों खैर से डिलीवर हो। थैंक यू सो मच।